बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक अनाउंसमेंट थी कि अब से इंशाल्लाह हम अपनी जो भी वीडियो लेक्चर होगा उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर उस टॉपिक से रेलिवेंट जो अहम एमसीक्यूज़ होंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उनको भी मेंशन किया करेंगे। तो जो बच्चे इधर से तैयारी कर रहे हैं तो वो उनके लिए ये और आसान हो जाएगा कि वो घर बैठे ही उनके एमसीक्यूज़ भी उस टॉपिक से रेलिवेंट तैयार हो जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी। तो लाजमी आप डिस्क्रिप्शन को भी चेक करें और उससे भी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा अपनी तैयारी करने में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसके ऊपर डिफरेंट फैक्टर जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। इनको हम आज स्टडी करेंगे, जैसे टेम्परेचर हम पढ़ेंगे, पीएच के बारे में और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में। अच्छा, इससे पहले हमें थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि एंजाइम जो हैं वो अफेक्ट क्यों होते हैं, उनके ऊपर असर क्यों आता है फैक्टर्स का। बिकॉज एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू देयर एनवायरनमेंट, क्योंकि एंजाइम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं और एनवायरनमेंट के अंदर थोड़ी सी भी चेंज आने की वजह से ओवरऑल इनका जो काम करने की सलाहियत है या रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, इनका चेंज हो जाता है या वो मुतासर होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर भी फैक्टर्स का बहुत गहरा असर होता है। तो वन बाय वन हम फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। जो सबसे पहला फैक्टर है ये हमारे पास है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर किस तरह से असरअंदाज होता है एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर, तो इसको ज़रा समझने के लिए एक टर्म है हमारे पास, उसको पहले समझ लेते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ स्टूडेंट्स आपने याद रखनी, जैसे जैसे हम किसी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा करते जाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या होती जाती है, शुरू में बढ़ती जाती है, लेकिन एक ख़ास टाइम तक। जैसे कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर हमने टेम्परेचर को ले लिया है सेल्सियस स्केल के अंदर, और वाई एक्सिस के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में इधर मेंशन किया है। अब देखें जैसे जैसे इधर को क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ये 10 है, 20 है, 30 है, तो इस तरह से अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को ज़्यादा करते जा रहे हैं तो ये जो मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ वैसे वैसे ही हमारे पास एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होता जा रहा है। ये देखिए ऊपर की जानब को हमें ये शो करवा रहा है, मतलब वो भी ज़्यादा होता जा रहा है। तो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई एंजाइम मैक्सिमम काम कर रहा हो या अपना मैक्सिमम आउटपुट शो करे, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये वो टेम्परेचर है जहां पर ये फुल अपनी बड़ी पीक शो करवा रहा है, तो इस टेम्परेचर को फिर हम नाम देंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर का। ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर हुआ, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई एंजाइम मैक्सिमम काम करे, जितना वो कर सकता है। अगर आप मजीद उस टेम्परेचर से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कि शायद ये और अच्छा काम करे, तो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर एंजाइम जो है वो अपना काम करना छोड़ते हैं। जैसे जैसे आप मजीद टेम्परेचर क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, वैसे वैसे ही एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये वो टेम्परेचर अगर मैं इधर मेंशन करूं तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 37 डिग्री बन रहा है। अब इसमें अगर हम अपनी एग्जांपल लें एज अ ह्यूमन, तो इंसान की बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स काम कर रहे हैं वो मोस्टली सबसे अच्छा अपना जो आउटपुट देंगे वो कब देंगे, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर देंगे। तो जैसे ही हमें बुखार होता है जिसके अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 से थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो साथ ही बहुत सारे एंजाइम्स अपना काम करना छोड़ देते हैं, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा तो एंजाइम जो है वो सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर थोड़ा बहुत भी चेंज हो तो वो काम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर वाइब्रेशन होना शुरू, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट की वजह से इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाइब्रेट, वो मूव करना शुरू कर देते हैं। जब और टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो वो और तेज़ी के साथ मूव करते हैं, फिर इतना तेज़ी के साथ ये वाइब्रेट करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं कि एंजाइम का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, वो क्या हो जाएगा, डी नेचर हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, कोलैप्स हो जाता है। तो जब हम मजीद 37 से या ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, डी नेचर हो जाएंगे, मतलब ये
अपना काम करना छोड़ देंगे, बेसिकली ये क्या हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ऑप्टिमम टेम्परेचर में अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हुआ कि हमारी बॉडी में जो जितने भी एंजाइम्स काम कर रहे हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर फिर क्या हुआ, 37। 37 से जब कम होगा फिर भी वो सही से काम नहीं कर रहे होंगे, और जब 37 से ज्यादा करेंगे तो फिर भी वो सही से काम नहीं कर पाएंगे। तो अब इसको मैंने एक तरह और से भी समझाया है आप लोगों की आसानी के लिए। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। जब आप टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा होता जा रहा है। लेकिन कहां तक ज्यादा होगा, 0 से लेके 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक। 0 से जब आप बढ़ाना शुरू करेंगे 37 तक तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास इधर ऑप्टिमम टेम्परेचर डेवलप हुआ, मतलब ये अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर को इसने छुआ, उसके बाद अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो फिर ऐसे नहीं होगा। फिर क्या होगा, फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पर क्या है, इनवर्सली। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये होता है अगर एक चीज बढ़े तो दूसरी चीज भी बढ़ती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर एक चीज बढ़े तो दूसरी चीज क्या होती है, उसके उल्ट काम करती है, कम होती है। अगर एक चीज कम हो तो दूसरी ज्यादा होगी, तो उल्ट काम करेगी। तो आप देखें 37 से आगे अगर हम ये काम करते हैं, टेम्परेचर अब ज्यादा कर रहे हैं लेकिन इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये क्या है, हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करेगा। और इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जब ये टेम्परेचर 37 या ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा हम करेंगे किसी भी एंजाइम का, तो ये डीनेचर हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो है ये है पीएच। सेम जिस तरह से हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर को समझा है, सेम ये भी वैसे ही है। तो पहले जरा मैं आसानी के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन को जरा दोबारा से ज़हन में लाएं, और इसी तरह से हमने ऑप्टिमम पीएच को, तो वो पीएच जिसके ऊपर कोई एंजाइम मैक्सिमम अपना आउटपुट दे रहा हो, उस पीएच को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम पीएच। तो एंजाइम शो मैक्सिमम एक्टिविटी, वो पीएच जिसके ऊपर कोई एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करे या मैक्सिमम अपना रेट ऑफ रिएक्शन शो करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसका ऑप्टिमम पीएच। अच्छा, नेक्स्ट समझने से पहले आपको जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पीएच क्या है। पीएच इट इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द फ्लूइड। मतलब जिस भी फ्लूइड की आप बात कर रहे हैं, वो हमारा ब्लड भी हो सकता है या और कोई सोल्यूशन भी हो सकता है, तो उसके अंदर जो बेसिकली हाइड्रोजन आयन की जो मिकदार होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, उसकी पीएच बोलते हैं। दो एग्जांपल है हमारे पास, एक एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम और दूसरा है ट्रिप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो है, इसकी जो ऑप्टिमम पीएच है वो क्या है, 1.5 से लेकर 2 के दरमियान है। तो इनके दरमियान जब पीएच रहेगी तो ये अपना क्या शो करवाएगा, हमें मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम एक्टिविटी शो करवाएगा। इसको मैं इधर ग्राफ की मदद से भी आपको समझा देता हूँ। ये देखें जी, जब हमने इसे पीएच जो है एक्स एक्सिस के ऊपर डियर स्टूडेंट्स हमने पीएच को लिया हुआ है और वाई एक्सिस के ऊपर हमने रेट ऑफ रिएक्शन को। तो जब हमने इसको पीएच 1.5 मतलब 1.5 से 2 के दरमियान में हमने इसे प्रोवाइड की, तो इसने अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करवाई। तो ये इसकी क्या हुई, ऑप्टिमम पीएच होगी। अच्छा, अब इसी तरह से अगर इसको मैं इधर हाईलाइट भी कर दूं, तो ये वाली फिर पीएच इसकी क्या हुई, ऑप्टिमम पीएच कहलाएगी। अच्छा, फिर इसी तरह से दूसरा हमारे पास जो एंजाइम है ये ट्रिप्सिन, और इसकी जो ऑप्टिमम पीएच है जिसके ऊपर ये सबसे बेस्ट काम करता है वो है 7 to 8। तो 7 to 8 जब पीएच रखी जाएगी किसी सोल्यूशन की, तो उसके अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो बेहतर काम करेगा। अब इसको भी हम इधर ग्राफ की मदद से देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे हमने इसकी पीएच बढ़ाई और ये 7 से 8 के दरमियान इसने क्या किया, हमें बड़ी पीक दी, मतलब उसके अंदर ये मैक्सिमम अपना आउटपुट हमें शो कर रहा था। अब इसमें थोड़ा सा इजाफा हम कर लेते हैं। ये जो पेप्सिन एंजाइम है मोस्टली हमारे स्टमक के अंदर काम कर रहा होता है, और स्टमक के अंदर जो पीएच का लेवल है वो बहुत कम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसमें वैसे तो ये केमिस्ट्री से रेलिवेंट बात है, मैं इधर लेकिन आपको बता देता हूँ क्योंकि ये हमारे टॉपिक से रेलिवेंट बात आ गई। एक हमारे पास पीएच स्केल होता है,
0 से लेके 7 तक के दरमियान दरमियान जो पीएच होगी उसको हम बोलते हैं एसिडिक पीएच। 7 अगर किसी चीज की पीएच होगी तो वो क्या होती है, न्यूट्रल पीएच होती है, मतलब ना वो एसिडिक है ना वो अल्कलाइन। अगर 7 से 14 के दरमियान दरमियान अगर किसी चीज की पीएच होगी तो वो क्या होगी, अल्कलाइन होगी, उसको हम बेसिक भी बोलते हैं, बेस वो बन जाएगी। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास पेप्सिन एंजाइम है ये एसिडिक मीडियम के अंदर काम करता है क्योंकि इसकी देखें पीएच 7 से कम है। फिर इसी तरह से जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये इंटेस्टाइन के अंदर हमारे काम कर रहा होता है और ये अल्कलाइन पीएच के अंदर काम करता है। क्यों? क्योंकि इसकी 7 से ज्यादा पीएच के अंदर ये अच्छे से काम करेगा। तो ये इन दोनों का हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ऑप्टिमम पीएच आ गया। तो आई होप कि डियर स्टूडेंट्स ये आपको पीएच क्लियर होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट फैक्टर है ये है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मिकदार किसकी, सबस्ट्रेट की। अब हमने इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको समझाया था कि एक एंजाइम है और एक है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो चीज है जिसके साथ जाके एंजाइम ने या एंजाइम की एक्टिव साइट ने जाके अटैच होना होता है। तो इस सबस्ट्रेट का बड़ा अहम रोल है, मतलब बेसिकली सबस्ट्रेट ही वो चीज है जिसको एंजाइम ने किसमें कन्वर्ट करना होता है, प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना होता है। अच्छा, अगर तो सबस्ट्रेट जो कंसंट्रेशन है हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा है, सबस्ट्रेट की तादाद हमारे पास बहुत ज्यादा है। एंजाइम की जो तादाद है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वो कम है हमारे पास, या फिक्स कह लें आप कि वो फिक्स है। मिसाल के तौर पर हम फर्ज कर लेते हैं यहाँ पर जी हमारे पास 30 एंजाइम्स कांस्टेंट है, मतलब ये हमारे पास रेशो है। तो इसके अंदर भी यही वाला फिनोमिना होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। आप सबस्ट्रेट की तादाद ज्यादा करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा। आप सबस्ट्रेट की तादाद कम करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन कहाँ तक, एक सर्टन लेवल तक, एक खास लेवल तक ये क्या होता रहेगा, ऐसे होता रहेगा कि हम सबस्ट्रेट की तादाद ज्यादा करते जाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। अच्छा, जैसे ही एक खास, चलिए मैं पहले आपको यही चीज समझा देता हूँ, एक सर्टन लेवल तक ये इंक्रीज करेगी। जब वो सर्टन लेवल पूरा हो जाएगा, मतलब जैसे कि मैंने शुरू में इधर बताया कि हमारे पास, हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू ये 30 एंजाइम्स हैं और 1 से 2, 2 से 3, जैसे जैसे हम बढ़ाते गए सबस्ट्रेट तो वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन तेज होता रहा। अब जब हमने सबस्ट्रेट की तादाद बढ़ा के 30 तक ले गए तो एंजाइम भी हमारे पास कितने थे, 30, और हर एंजाइम के ऊपर एक एक एक्टिव साइट है जिसके ऊपर एक ही सबस्ट्रेट ने क्या होना है, अटैच होना है। अगर हम 30 से अब ज्यादा सबस्ट्रेट की तादाद करेंगे तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एंजाइम ही क्या थे, 30 थे, मतलब एक्टिव साइट्स ही हमारे पास क्या थी, 30 थी। तो हमारी जितनी भी एक्टिव साइट्स थी वो सारी क्या हो चुकी हैं, ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि जितनी भी एक्टिव साइट्स हमारे पास अवेलेबल थी वो सारी की सारी क्या हो चुकी हैं, ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं। ऑक्यूपाइड से मुराद डियर स्टूडेंट्स ये है कि वो सारी की सारी फिल हो चुकी हैं। अब हमारे पास खाली जगह कोई भी नहीं है जहां पर जाके सबस्ट्रेट लगे। तो फिर चाहे आप जितने मर्जी सबस्ट्रेट बढ़ाते रहें, एक्टिव साइट ही जब अवेलेबल नहीं होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड अप नहीं होगा। तो इस कंडीशन को फिर हम क्या नाम देते हैं, सैचुरेशन का नाम देते हैं। सैचुरेशन को समझने के लिए इसको मैं उर्दू में भी लिख देता हूँ, इसको हम उर्दू में कहते हैं शेरशुदा। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें, हम किसी दावत, किसी फंक्शन या किसी भी ऐसी जगह जाएं जहां पर हम पेट भर के क्या करें, खाना खाएं, और आपने फुल पेट भर के खाना खाया है और फिर आपसे कोई बंदा कहे कि अच्छा आपको ये चीज़ खिलाएं, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे फ़ौरन कहेंगे नहीं नहीं मैं फुल हूँ, मेरे पास और गुंजाइश नहीं है, मैं और नहीं खाता, मैं शेर हो गया हूँ। शेर होने का मतलब क्या है, मैं फुल हो गया हूँ, अब मेरी और गुंजाइश नहीं है कि मैं कुछ और खा सकूं। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन है, एंजाइम्स क्या हो चुके हैं, शेर हो चुके हैं, जितनी उनकी एक्टिव साइट्स अवेलेबल थी वो सारी की सारी क्या हो चुकी हैं, फिल हो चुकी हैं। अब मजीद जगह ही नहीं है, सबस्ट्रेट चाहे जितने मर्जी आते रहें तो वो लगेंगे कहाँ पर, लगना तो उन्होंने एक्टिव साइट पे, तो एक्टिव साइट तो अवेलेबल ही नहीं है। तो इस कंडीशन को शेरशुदा या फिर हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सैचुरेशन का नाम देंगे। तो और यही हमारे पास डेफिनेशन है किस चीज की, सैचुरेशन की, जो मैंने लिखा कि ऑल अवेलेबल एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, वो कंडीशन जब एंजाइम की जितनी एक्टिव साइट हमारे पास अवेलेबल थी वो सारी की सारी ही ब्लॉक हो जाएं, कवर हो जाएं या फुल हो जाएं, तो इस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, सैचुरेशन का नाम देंगे। अब इसको हम ग्राफ से भी जरा समझ लेते हैं
एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ली है और वाई एक्सिस के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन है। देखें शुरू में अगर हम इसे कहें कि ये हमारे पास 10 हैं, ये 20 हैं, ये 30, ये 40 और ये हमारे पास आगे जी 50। जब हमने इसको 10 के ऊपर लेके गए तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो गया, फिर 10 से 20 के ऊपर लेके गए तो और ज़्यादा हो गया, 30 पे लेके गए तो और रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन 30 के बाद जैसे जैसे अगर आप और भी ज़्यादा करेंगे तो लेकिन इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल एंजाइम थे या एक्टिव साइट्स थी वो क्या हो गई, फिल हो चुकी हैं, मजीद गुंजाइश नहीं है, वो सैचुरेशन की कंडीशन डेवलप हो गई है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक लेवल तक तो आप बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप मजीद भी अगर बढ़ाएंगे सबस्ट्रेट को तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक और शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।